हेलो दोस्तों। जय हिंद। राम राम। सत श्री अकाल। राम राम दोस्तों। स्वागत है आपका स्काई स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एयरफोर्स नेवी से रिलेटेड हमारी जो क्लास होने वाली है, थ्योरेटिकल क्लास चल रही हैं। तो उसकी जो क्लास होने वाली है वो है गैसों का अणुगतिक सिद्धांत पर है। गैसों का अणुगतिक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले आता है गैसों के अणुगतिक सिद्धांत में गैसों के गुण कौन कौन से हैं। यानी कि गैसों का अपना कोई निश्चित आयतन या आकृति नहीं होती। एक नंबर पहला गुण है कि गैसों का यानी कोई निश्चित आयतन नहीं होता वो, यानी कि और आकृति नहीं होती है। आयतन या कोई आयतन और आकृति दोनों क्या एक ही चीज़ है, आयतन या आकृति नहीं होती है। गैसों को सरलता से दबाया जा सकता है। 3 नंबर गुण है ठोस व द्रव की अपेक्षा गैसीय पदार्थों का घनत्व बहुत कम होता है। यानी गैसों का जो है ना घनत्व है वो द्रव और ठोस की अपेक्षा क्या होता है, बहुत कम होता है घनत्व गैसों का। अब बताइए गैसों का ऊष्मीय प्रसार ठोसों व द्रवों की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। अब आता है अगला टॉपिक हमारा बॉयल का नियम। इसमें जो अणुगतिक सिद्धांत है उसमें यानी कि बॉयल का नियम, गैस के जो नियम है उनमें आता है। गैसों के नियम पढ़ते हैं हम। गैसों के नियम में आता है सबसे पहला आता है बॉयल का नियम। बॉयल का नियम कहता है कि स्थिर ताप पर किसी गैस के एक निश्चित द्रव्यमान का आयतन V और उसके दाब P के किसके होता है, समानुपाती, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि तो आयतन V है वो यानी कि दाब P के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती आ जाएगा, वही व्युत्क्रमानुपाती आ जाएगा। व्युत्क्रम समानुपाती जो व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः V इज V समानुपाती इज प्रोपोर्शनल टू 1/P, यानी कि V समानुपाती होता है 1/P के। जहाँ पर क्या है, ताप क्या है, नियत है, तो PV बराबर क्या आ जाएगा, नियतांक। यदि नियत ताप पर P1 क्या है, प्रारंभिक दाब है, और P2 क्या अंतिम दाब, और V1 क्या प्रारंभिक आयतन, और V2 क्या अंतिम आयतन, तो यानी कि P1 V1 बराबर क्या आ जाएगा, P2 V2। तो P बराबर क्या आ जाएगा, P1/P2 बराबर क्या आ जाएगा, V2/V1। ये इस फॉर्मूले से यानी कि एक एयरफोर्स नेवी की जो एग्ज़ाम है उसमें एक क्वेश्चन यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। यहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन आता है जो बॉयल का नियम है, यहाँ से एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। और प्रति या इकाई आयतन अणुओं के पदों प्रति इकाई आयतन अणुओं के पदों में बॉयल का नियम, यानी कि एक इकाई आयतन में अणुओं के पदों में यानी कि बॉयल का नियम क्या होता है। मान लिया कि कोई गैस का आयतन क्या है, V है, और उसमें किसने N अणु है, आयतन V N अणु है, तो तब गैस की प्रति इकाई आयतन में अणुओं की संख्या यानी कि स्मॉल एन बराबर क्या होता है कि कैपिटल N/V। तो V बराबर क्या है, कैपिटल N अपॉन स्मॉल n। तो PV बराबर क्या आ जाएगा, नियतांक। इससे निकाल देगा P/N/स्मॉल m बराबर क्या था, नियतांक। P/N बराबर क्या था, नियतांक अपॉन कैपिटल N। अब दिए गए आयतन में अणुओं की संख्या या नियत रहते हैं, तो N क्या है, नियत है, तो P/N यानी कि N क्या आ जाएगा, नियतांक आ जाएगा। तो P1/N1 बराबर क्या आ जाएगा, P2/N2। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है। अब आता है 2 नंबर में आता है हमारा चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम कहता है कि स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन V है तो उसके परम ताप T के किसके होता है, समानुपाती होता है। तो V इज प्रोपोर्शनल टू किसके, T के समानुपाती होता है। तो V/T बराबर क्या आ जाएगा, नियतांक। तो इससे क्या हो जाएगा, V1/T1 बराबर क्या हो जाएगा, V2/T2। अब देखो चार्ल्स के नियम को नियमन प्रकार से भी, अब देखो थ्योरेटिकल मैटर तो आपको यानी थोड़ा पर समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी। एक बार यानी कि कोशिश करो समझने की, ज़रूर समझ में आएगा। और समझ में आ रहा है तो यानी कि वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल जो स्काई स्टडी उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को लाइक वाइक कर दिया करो यारो, क्या जाता है आपका लाइक करने में। तो चार्ल्स का नियम कहता है कि समझाया, जब किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान को स्थिर दाब पर गर्म किया जाता है तो 1 डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि होने पर उसके आयतन में 0 डिग्री सेल्सियस आयतन यानी V0 एक नियत भिन्न यानी कि एल्फा के बराबर वृद्धि हो जाती है। अर्थात क्या कहता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर यानी गैस का आयतन क्या हो जाएगा, V थीटा बराबर V0 प्लस एल्फा थीटा। तो V थीटा बराबर क्या हो जाएगा, V0 1 प्लस एल्फा थीटा। एल्फा क्या है, आयतन प्रसार गुणांक है। तो एल्फा का मान कितना, 1/273 प्रति डिग्री सेल्सियस। ये हमने पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। तो V थीटा बराबर क्या हो जाएगा, V0 × 1 प्लस थीटा अपन 273। तो यह आ जाएगा V थीटा का मान। अतः स्थिर दाब पर किसी गैस के एक निश्चित द्रव्यमान का आयतन 1 डिग्री सेल्सियस
ताप बढ़ाने पर अपने 0 डिग्री सेल्सियस पर आयतन का 273 1/273वां भाग क्या होता है, बढ़ जाता है। यही क्या कहलाता है, चार्ल्स का नियम है। चार्ल्स का नियम यही है। अब तो गेलुसेक का नियम, गेलुसेक या दाब का नियम आता है, 3 नंबर आता है गेलुसेक या दाब का नियम। गेलुसेक या दाब का नियम कहता है कि स्थिर आयतन पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब है वो यानी कि उसके परमताप टी के समानुपाती होता है। अर्थात पी इज प्रपोजल टू किसके आ जाएगा, टी के। ये क्या है, गेलुसेक या दाब का नियम है। तो यानी पी अपॉन टी बराबर क्या जाएगा, नियतांक आ जाएगा। तो P1/T1 बराबर P2/T2। अब देखो दाब को दाब का जो नियम उसको निम्न प्रकार से समझाया जा सकता है। दाब का नियम कहता है कि जब किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान को स्थिर आयतन पर गर्म किया जाता है तो 1 डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि होने पर उसके दाब में 0 डिग्री सेल्सियस पर यानी दाब P0 की एक नियत भिन्न बीटा के बराबर क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। बीटा के बराबर क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और θ डिग्री सेल्सियस पर यानी कि गैस का दाब हो जाएगा P थीटा बराबर P0 प्लस P0 यानी कि बीटा थीटा। तो बराबर क्या होता है P0 1 प्लस P0 कॉमन ले लिया इसमें दोनों में, तो 1 प्लस P0 1 प्लस बीटा थीटा। तो बीटा क्या है, गैस का यानी दाब प्रसार गुणांक है बीटा। तो बीटा किसके बराबर होता है 1/273 प्रति डिग्री सेल्सियस के, यानी कि अप्रोक्सीमेट होता है इसका मान। तो पी थीटा बराबर क्या हो जाएगा P0 1 प्लस θ/273। अब देखो कहता है यानी कि स्थिर आयतन पर किसी गैस के एक निश्चित द्रव्यमान का दाब 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस दाब का 1/273वां भाग क्या होता है, बढ़ जाता है। यही क्या है, दाब का नियम कहलाता है। अब देखो आदर्श गैस, आदर्श गैस क्या होती है, आदर्श गैस क्या होती है, पहले भी पढ़ चुके हैं बहुत बार आदर्श गैस के बारे में। आदर्श गैस, आदर्श गैस हम नाम लेते हुए आ रहे हैं कि आदर्श गैस है वो, ये आदर्श गैस है, ये आदर्श गैस है, ये आदर्श गैस नहीं है। तो आदर्श गैस होती है वह गैस जो ताप व दाब के सभी दिशाओं में यानी कि गैस के नियमों यानी बॉयल चार्ज और दाब के नियमों क्या करती है, पालन करती है। वो क्या कहलाती है, आदर्श गैस कहलाती है। और आदर्श गैस के यानी निम्न गुणों के यानी कि क्या होते हैं, अनुपालन करती है। यानी गैस के अणु यानी बिंदु द्रव्यमान अर्थात गैस के अणुओं का आकार क्या होता है, नगण्य होता है, नगण्य हो। और गैस के अणुओं के मध्य अंतराणु बल क्या हो, शून्य हो। अर्थात गैस, आदर्श गैस को एक द्रव अथवा ठोस अवस्था में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। आदर्श गैस होती है उसको यानी द्रव और ठोस अवस्था में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसके आयतन प्रसार गुणांक तथा दाब प्रसार गुणांक परस्पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और देखो यह ताप एवं दाब की प्रत्येक अवस्था में यानी गैस के नियमों का पालन करती है। यानी कि जो आदर्श गैस है वो यानी कि ताप और दाब के यानी प्रत्येक अवस्था में गैस के नियमों का पालन करती है। अब आता है हमारा आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, आदर्श गैस समीकरण यानी कि हम जनरेट करेंगे आदर्श गैस समीकरण। मतलब किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान के लिए ताप T, दाब P और आयतन V में संबंध व्यक्त करने वाले समीकरण को क्या कहते हैं, आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। यानी दाब T, P और V में संबंध यानी कि जो व्यक्त करें उसको आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। तो PV/T बराबर क्या है, नियतांक। ये क्या गैस नियतांक बोलते हैं इसको। तो P1V1/T1 बराबर क्या जाएगा, P2V2/T2। यह हम 1 मोल गैस के लिए लेते हैं तो सभी गैसों के लिए यानी गैस नियतांक का मान क्या होता है, समान होता है। तो इसे सार्वत्रिक गैस नियतांक क्या कहते हैं, आर कहते हैं। और आर बराबर पीवी बराबर क्या जाएगा, आर टी। पीवी बराबर क्या जाएगा, आर टी। तो म्यू मोल गैस के लिए यानी आदर्श गैस समीकरण, म्यू मोल गैस के लिए यानी आदर्श गैस समीकरण हो जाएगा पीवी बराबर म्यू आर टी, म्यू आर टी आ गया। ये यानी कि किसके, म्यू मोल गैस के लिए है। तो आर का यानी अब देखते हैं ऐसा ही मात्रक, आर का ऐसा ही मात्रक होता है जूल प्रति मोल इंटू केल्विन। और वी में सूत्र हो जाएगा mL⁻², T⁻⁻2, θ⁻⁻1। ये इसका क्या हो जाएगा, बड़े ब्रैकेट में किया हो जाएगा वी में सूत्र। और जो आर का मान सामान्य ताप और दाब पर क्या होता है 8.31 जूल प्रति मोल इंटू केल्विन। अब देखो आगे गैस का दाब, गैस का दाब क्या होता है, गैस का दाब होता है यानी कि जब कोई गैस किसी बर्तन में बंद की जाती है तो यह यानी बर्तन की दीवारों पर दाब डालती है। गैस के अनुगत्य सिद्धांत के अनुसार गैस का यह दाब उसके यानी गतिशील अणुओं द्वारा परिवर्तन की दीवारों पर यानी निरंतर टक्कर मारने के कारण उत्पन्न होती है। और गैस में विद्यमान यानी कि असंख्य अणु बर्तन की दीवार से निरंतर क्या टकराते रहते हैं
जिससे दीवार पर एक स्थायी बल आरोपित होता है जो संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, और दीवार के प्रत्येक एकांक आयतन पर लगने वाला बल ही क्या होता है, दाब का बल होता है। गैस का दाब होता है, गैस का दाब क्या होता है, यानी गैस के जो अणु है, ये कोई दीवार है, इसे बार बार टकराते हैं, ये कोई अणु है, इसे बार बार टकरा रहे हैं, तो इसमें यानी कोई बल कार्य कर रहा है, इस पर टकराने तो बल कार्य करेगा। तो इस दीवार है, ये बर्तन की दीवार है, इस पर बल कार्य करेगा, तो बल में बार बार टकराने से यानी बल का इतना मान हो जाता है कि वो एक निश्चित मान हो जाता है बल का, तो वो निश्चित मान ही क्या कहलाता है, गैस का दाब कहलाता है। अच्छा, गैसों के अणुगतिक सिद्धांत की परिकल्पना। अणुगतिक सिद्धांत क्या है, दाब की गणना करने के लिए, यानी कि गैस की यानी कि दाब की गणना करने के लिए यानी गैसों के अणुगतिक सिद्धांत की परिकल्पना की गई। उसके हम देखते हैं हम क्या क्या परिकल्पना की गई गैसों के अणुगतिक सिद्धांत की। यानी कि पहले आता है इसमें, गैस के सभी अणु एक जैसे दृढ़ पूर्ण प्रत्यास्थ अति सूक्ष्म आकार के गोले होते हैं। ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि अणुओं का आयतन गैस के आयतन की तुलना में क्या होता है, नगण्य होता है, यानी कि नए के बराबर होता है। 2 नंबर परिकल्पना थी, अणुओं की गति की कोई दिशा नहीं होती तथा ये यादृच्छिक गति करते हैं। यादृच्छिक गति मतलब यानी कि इधर उधर गति करते हैं, ये कोई अणु है, ये इधर गति कर रहा है, ये गण है, ये इधर गति कर रहा है, इधर गति कर रहा है, ये अणु इधर गति कर रहा है, ये अणु है इधर गति कर रहा है, यानी कि कोई निश्चित दिशा नहीं होती इनके अणुओं की, यादृच्छिक गति करते हैं। मैक्सवेल के वितरण नियम के अनुसार गैस के अणु सभी संभव दिशा में भिन्न भिन्न वेगों से गति करते रहते हैं। प्रत्येक दिशा में गैस का अणुओं की यानी गति क्या है, संभावना क्या होती है, समान होती है, मतलब सभी दिशाओं में यानी कि संभावना होती है कि सभी दिशाओं में कोई अणु वो गति कर सकता है, प्रायिकता वो समान होती है। और जो गैस के अणु सीधी रेखा में गति करते हैं तथा दूसरे अणु को अथवा बर्तन की दीवार से टकराने पर ही उसके वेग की दिशा तथा परिक्रमण बदलते हैं, लेकिन ये टक्करें पूर्ण प्रत्यास्थ होती हैं। यानी गैस के अणु वो एक सीधी दिशा में गति करते हैं, लेकिन जब ये यानी कि जब तक यानी कि दूसरे अणु से या बर्तन की दीवार से न टकराएं तब तक ये सीधी दिशा में गति करते हैं। और जो यानी कि ये जो टक्कर होती है दीवार से टकराने या अणुओं की जो टक्कर होती है वो क्या कहते हैं, प्रत्यास्थ टक्कर होती है। अतः अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या रहती है, संरक्षित रहती है। प्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता है, अणुओं की गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। अब देखो, दो अणुओं की टक्कर में लगा समय अणुओं द्वारा क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी में लिए गए समय की तुलना में क्या होता है, नगण्य होता है। 5 नंबर है परिकल्पना, वो गैस के अणु एक दूसरे पर किसी भी प्रकार का बल आरोपित नहीं करते हैं। 6 नंबर है, अणु की गति न्यूटन की गति का नियम का पालन करती है। अब देखो 7 नंबर है, गैस के अणुओं का द्रव्यमान बहुत ही कम तथा वेग अधिक होने के कारण इनकी गति क्या होती है, गति पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी गैस के अणुओं का जो द्रव्यमान है वो बहुत कम होता है और इनका वेग क्या होता है, अधिक होता है, यानी इस पर गुरुत्वाकर्षण बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बर्तन में गैस के अणुओं का वितरण क्या रहता है, समरूप रहता है, यानी गैस के अणु समान रूप से फैले रहते हैं, गैस में हर जगह पर समान रूप से फैले रहते हैं। और देखो आदर्श गैस के दाब का जो नियम उसका यानी कि व्यंजक क्या है, व्यंजक पी बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 mn/v इंटू वी की पावर -2, म्यू की पावर -2 आ जाएगा, स्मॉल वी की पावर -2, यानी कि पी बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 स्मॉल एन अपॉन वी और स्मॉल वी की पावर -2। यहाँ यानी कि स्मॉल वी क्या है, गैस के अणुओं का क्या है, वर्ग माध्य मूल वेग है, यानी कि स्मॉल वी का बार का वेग यानी कि वर्ग माध्य मूल वेग। एम एन क्या है, एम बर्तन में भरी हुई गैस का द्रव्यमान है एम, और एम अपॉन वी क्या है, यानी कि ये क्या है, डेल है, या डेल एम बर्तन में भरी गैस का घनत्व है। तो यानी रो रो बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 रो वी की पावर 2 आ जाएगा, वी की पावर 2। अब दाब एवं गतिज ऊर्जा में संबंध, दाब और गतिज ऊर्जा में संबंध है, यानी कि गैस के एकांक आयतन की मध्य गतिज ऊर्जा ई बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 रो म्यू यानी वी की पावर 2, एंड पी बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 रो वी का यानी कि वर्ग माध्य मूल मान का वर्ग माध्य मूल मान, यानी पी बराबर क्या हो जाएगा, 2/3 इंटू 1/2 रो वी का वर्ग माध्य मूल मान, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, 2/3 इंटू ई। अब देखो गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग, गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग देखते हैं, यानी कि गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग मतलब किसी गैस के अणुओं के वेग के वर्ग
के माध्य को के वर्गमूल कहते हैं, गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग कहते हैं। एन क्या है यहाँ पर अणुओं की संख्या और उनके वेग क्या है, V1 से लेके Vn तक है। तो Vrms बराबर क्या है, V1 प्लस V2, V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर प्लस V3 का स्क्वायर का Vn का स्क्वायर अपॉन n का वर्गमूल। तो मैक्सवेल का वितरण नियम से क्या आता है, Vrms बराबर 3 KT अपॉन m का वर्गमूल। क्या क्या है यहाँ पर वोल्टजमान नियतांक है। अब देखो स्पष्ट है कि स्पष्ट है कि ताप पर हल्की गैसों के स्पष्ट है कि ताप पर हल्की गैसों के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग अधिक तथा भरी हुई गैसों का क्या होता है, कम होता है। Vrms बराबर 3p अपॉन डेल का वर्गमूल। तो p बराबर क्या हो जाएगा, p 1/3 डेल v का वर्ग माध्य मूल मान। तो Vrms बराबर 1 डेल का अंडर रूट वर्गमूल। इससे क्या कहते हैं, ग्राम का वितरण नियम भी कहते हैं। ये क्या है, यही नियम है वो क्या है, ग्राम का वितरण नियम। आपसे पूछ लिया ग्राम का वितरण नियम क्या, तो आपको ये डायग्राम यहाँ तक यानी कि जनरेट करना पड़ेगा। अब देखो अनुगतिक सिद्धांत से ताप और उसमें साम्य की अवधारणा। अनुगतिक सिद्धांत से ताप और उसमें साम्य की अवधारणा देखते हैं हम। तो यानी कि गैस का यानी कि दाब समीकरण कहता है कि P बराबर M कैपिटल N V का इनका वर्ग माध्य मूलमान अपॉन V। तो P बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 M V का वर्ग माध्य मूल मान अपॉन V। तो PV बराबर क्या होता है, 1/3 M V का वर्ग माध्य मूल मान। और आदर्श गैस समीकरण से देखते हैं, आदर्श गैस समीकरण से PV बराबर क्या होता है, RT। तो RT बराबर 1/3 M V का स्क्वायर। और आर क्या है यहाँ पर गैस नियतांक है, एन क्या है, 1 मोल है। तो वी का यानी कि वर्ग माध्य मूल मान बराबर क्या होता है, 3RT अपॉन M। तो यानी कि क्योंकि देख वी का यानी कि माध्य क्या होता है, 3RT अपॉन M का वर्ग। तो वी का माध्य बताओ गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग। तो Vrms बराबर क्या होता है, 3RT अपॉन M का वर्गमूल। तो Vrms बराबर वर्ग टी का वर्गमूल। ये क्या है, 3R अपॉन M क्या है, नियतांक नियत राशि है, तो इसको नियतांक के लिए लेते हैं। तो Vrms समानुपाती किसके हो जाएगा, टी का वर्गमूल के। अतः किसी गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग गैस के परम ताप T के क्या होता है, वर्गमूल के समानुपाती होता है। इस समीकरण से स्पष्ट है कि यदि ताप इतना कम कर दिया जाए कि T, तो Vrms का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। T किसके है, T यानी क्या, 0 केल्विन है। तो यानी Vrms का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अरे गैस के अणुगति सिद्धांत के अनुसार परम ताप 0 वह ताप है जिस पर यानी गैस के अणु गति करना बंद कर देते हैं। चूंकि Vrms का मान कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, अतः परम ताप T का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। इसलिए परम ताप 0 ताप यानी कि क्या है, न्यूनतम से संभव ताप है। इससे कम कोई संभव ताप नहीं हो सकता, इससे ताप यानी कि कम ताप संभव नहीं है। अब देखते हैं वर्ग माध्य मूल वेग तथा अणुभार में संबंध। अणुभार यानी कि कैपिटल M में संबंध। तो Vrms बराबर क्या, 3RT अपॉन M का वर्गमूल। तो ताप T क्या है, नियतांक है, नियत राशि है। तो यानी कि R क्या है, नियतांक है वैसे ही। तो यानी कि Vrms क्या होगा, 1/M का वर्गमूल। यदि यह संबंध आ जाएगा। यदि दो गैसों का अणुभार M1 और M2 है तो समान ताप पर T पर उसके यानी कि अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग क्रम से Vrms और V2 RMS हो। तो यानी कि V1 RMS और अपन V2 RMS बराबर M2 अपॉन M1 का वर्गमूल। ये हो जाएगा इसमें संबंध। अर्थात एक ही ताप पर दो विभिन्न गैसों के वर्ग माध्य मूल वेगों का अनुपात उनके अणुभारों के वर्गमूल के क्या होता है, समानुपाती होता है। अब देखो गैस के प्रत्येक अणु की गतिज ऊर्जा, गैस के प्रत्येक अणु की गतिज ऊर्जा हो जाएगी E बराबर 3/T KT हो जाएगी। जहाँ पर K का मान यानी कि वोल्टजमान नियतांक है, R क्या मोलर स्थिरांक है और N का अवगाद्रो संख्या है और T क्या है, आपको टेम्परेचर बता दिया आपको। अगर एक ही ताप पर भिन्न भिन्न गैसों के लिए प्रति अणु औसत गतिज ऊर्जा समान रहती है। यह गैस का परम ताप 0 अर्थात तथा यह गैस के परम ताप की क्या होती है, समानुपाती होती है। अब देखते हैं अवगाद्रो का नियम। अवगाद्रो का नियम कहता है कि इस नियम के अनुसार समान दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। और अवगाद्रो संख्या क्या होती है, सामान्यतः किसी पदार्थ के 1 ग्राम अणु तथा 1 मोल में अणुओं की संख्या क्या होती है, अवगाद्रो संख्या होती है। अवगाद्रो संख्या का मान है 6.23 × 10⁻23 प्रति यानी प्रति ग्राम अणु हो जाएगा।
अब देखो ग्राम का नियम कहता है किसी गैस के विसरण की दर उसी घनत्व के वर्गमूल के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आर इज प्रपोर्शनल टू 1 डेल का अंडर रूट। तो डाल्टन का आंशिक दाब का नियम कहता है कि समान ताप पर पारस्परिक क्रिया न करने वाली गैसें गैसें के मिश्रण का दाब उसके यानी कि अवयव गैसों के दाबों के योग के बराबर होता है, जबकि प्रत्येक गैस उतना ही आयतन घेरती है जितना कि उसका मिश्रण घेरता है। अर्थात पी बराबर क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3। यह आ जाएगा किसका, डाल्टन का आंशिक दाब नियम। अरे स्वतंत्रता की कोटियाँ कहती हैं किसी गतिशील निकाय की संरचनात्मक आकृति को पूर्णतः वर्णित करने के लिए आवश्यक कुल निर्देशांकों अथवा स्वतंत्र राशियों की संख्या उस निकाय की स्वतंत्रता की कोटियाँ कहते हैं। यदि n कणों के यानी कि निर्मित एक निकाय में कणों के मध्य यानी कि r स्वतंत्र संबंध हो तो निकाय की स्वतंत्रता की कोटियाँ क्या हो जाएगी, F बराबर हो जाएगी 3 N माइनस R। ये स्वतंत्रता की कोटि हो जाएगी ये। और देखो गैस के एक परमाणु अणु के लिए यानी कि n बराबर क्या होता है, 1 होता है, और R बराबर क्या होता है, 0। तो F बराबर क्या हो जाएगा, 3 × 1 - 0 बराबर क्या हो जाएगी, F यानी स्वतंत्रता की कोटि कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अर्थात गैस के एक परमाणु अणु में स्वतंत्रता की कोटि 3 होती है, द्विपरमाणु की स्वतंत्रता की कोटि 5 हो जाएगी, त्रिपरमाणु के लिए स्वतंत्रता की कोटि यानी कि 6 आ जाएगी। अर्थात समतलीय त्रिपरमाणु अणु में स्वतंत्रता की कोटि 6 होती है। और रेखीय त्रिपरमाणु अणु के लिए यानी कि त्रिपरमाणु अणु के लिए कितनी हो जाएगी, 7 आ जाएंगी। आर का मान कितना होता है रेखीय के लिए, 2 होता है, यानी कि 7 आ जाएंगी। देखो नोट में इंपॉर्टेंट है, नोट में देखिए, गैस के अणुओं की स्वतंत्रता की कोटि इस बात से भी निर्धारित होती है कि वे अणु कितने तरीके से ऊर्जा अवशोषित करते हैं। अर्थात किसी निकाय के कण जितने स्वतंत्र तरीकों से यानी कि ऊर्जा अवशोषित कर सकते हैं वे उसकी स्वतंत्रता की कोटियाँ कहलाती हैं। अब देखो समविभाजन का नियम कहता है इस नियम के अनुसार तापीय साम्य में किसी निकाय के लिए निकाय की संपूर्ण ऊर्जा इसकी स्वतंत्रता की कोटियों में समान रूप से वितरित रहती है। अर्थात तथा यह प्रति अणु में स्वतंत्रता की प्रति कोटि संबंधित ऊर्जा क्या होती है, 1/2 kT होती है। यह क्या बोल्ट्जमान नियतांक टी क्या परम ताप है। बोल्ट्जमान नियतांक का मान आपको बताया था 1.38 × 10⁻³ जूल प्रति केल्विन आ जाएगा। अब एक मोल आदर्श गैस की यानी कुल गतिज ऊर्जा क्या होती है, तो कुल गतिज ऊर्जा U बराबर N × 1/2 F kT, तब 1/2 F RT हो जाएगा। अब देखो आदर्श गैस की कुल आंतरिक ऊर्जा मतलब आदर्श गैस में अंतराणिक बल नहीं होते, तो स्थिर ऊर्जा क्या होती है, शून्य होती है। इसलिए कुल आंतरिक ऊर्जा किसके बराबर हो जाएगी, गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगी, अर्थात U बराबर 1/2 FRT। अरे गैसों के ग्राम अणु विशिष्ट ऊष्मा सीपी तथा सीवी एवं स्वतंत्रता की कोटि में संबंध देखते हैं। तो सीवी बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 सीवी बराबर एक नंबर में आ जाएगा, सीवी बराबर 1/2 FR। अगर सीपी बराबर सीवी प्लस आर, तो 1/2 FR प्लस क्या हो जाएगा R। तो सीपी बराबर F/2 1 × R आ जाएगा सीपी का मान। अब देखते हैं सिग्मा बराबर यानी कि गामा बराबर क्या हो जाएगा, CP/CV। तो F/2 + 1 × R और F/2 × R। तो गामा बराबर क्या होता है 1 + 2/F, इसलिए यह माना जाएगा। एक परमाणु गैस के लिए F बराबर क्या होता है 3 होता है, तो CV बराबर क्या हो जाएगा F/2 × R। F का मान 3 है तो 3/2 × R। और CP बराबर क्या हो जाएगा 5/R। F का मान क्या रख देंगे यहाँ पर 3 रख देंगे, तो यानी कि गामा बराबर क्या हो जाएगा 1 + 2/F, यानी कि बराबर क्या हो जाएगा 1 + 2/3 बराबर क्या हो जाएगा 5/3 आ जाएगा गामा का मान। तो द्वीप परमाणु गैस के लिए F बराबर 5 रख देंगे, तो गामा का मान कितना देगा 1.4। और समतलीय यानी कि त्रिपरमाणु गैस के लिए यानी कि CV का मान तो देगा 3R, CP का मान आ जाएगा 4R, और गामा का मान कितना है 1.33 आ जाएगा। ये आप यानी कि जनरेट कर लेना मान रख के, यानी कि F बराबर 6 रखिए। अब देखो वान डर वाल का अवस्था समीकरण है P + A/V² × V - B बराबर क्या आ जाएगा RT। ये यानी कि ये समीकरण है, ये यानी कि
वान डर वाल का अवस्था समीकरण कहलाता है। अब जो क्रांतिक ताप, क्रांतिक ताप क्या करता है? क्रांतिक ताप क्या होता है? क्रांतिक ताप होता है प्रत्येक गैस के लिए एक ऐसा उच्चतम ताप होता है जिसके नीचे गैस को केवल दाब द्वारा ही द्रवित किया जा सकता है, परंतु जिसके ऊपर गैस को कितना भी उच्च ताप लगाकर द्रवित नहीं किया जा सकता। इस ताप को क्या कहते हैं? उस गैस का क्रांतिक ताप कहते हैं। कहने का मतलब यही है कि गैस को यानी कि एक निश्चित ताप ऐसा होता है जहाँ तक यानी गर्म किया जाए, उसके आगे अगर गर्म किया करोगे तो यानी कि गैस का यानी कि द्रवित नहीं किया जा सकता। उस दाब से आगे यानी कि गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता, वह ताप ही क्या कहलाता है? क्रांतिक ताप कहलाता है। और क्रांतिक ताप तथा इसके नीचे यानी कि जूल इसके नीचे यानी कि जल द्रव अवस्था में रहता है, लेकिन क्रांतिक ताप के ऊपर जल क्या आता है? गैस अवस्था में आ जाता है। यानी तो क्रांतिक ताप होता है उससे यानी ताप से यानी कि नीचे जो टेम्परेचर होता है क्रांतिक ताप से, उससे यानी कि नीचे जो टेम्परेचर वहाँ तक तो यानी कि जल है वो द्रव अवस्था में रहता है, लेकिन उससे यानी कि जब टेम्परेचर ऊपर चला जाता है तो गैस तो यानी कि जल है वो यानी कि गैसीय अवस्था में आ जाता है। अब देखो क्रांतिक दाब क्या होता है? क्रांतिक दाब होता है यानी क्रांतिक ताप पर गैस को द्रवित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम दाब को उसका क्या कहते हैं? क्रांतिक दाब कहते हैं। क्रांतिक दाब कहलाता है यानी कि क्रांतिक ताप को यानी कि यानी किसी गैस को यानी कि द्रव अवस्था में लाने के लिए यानी कि जितना टेम्परेचर जितना यानी प्रेशर दबा लगाया जाता है, जितना दाब लगाया जाता है, वो कहलाता है क्रांतिक दाब कहलाता है। और क्रांतिक आयतन कहलाता है किसी ताप क्रांतिक ताप और क्रांतिक दाब पर यानी एकांक द्रव्यमान का जितना यानी कि आयतन होता है, यानी क्रांतिक ताप और क्रांतिक दाब पर यानी कि जितना आयतन होता है ना गैस का, वो क्या कहलाता है? उसका क्रांतिक आयतन कहलाता है। इसी के साथ जो आज का हमारा टॉपिक था यानी कि अनुगत गैसों का अनुगतिक सिद्धांत का, वो समाप्त होता है। वीडियो को कैसा लगा हमको कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हम हमारे चैनल को यानी कि स्काई स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं एक नई वीडियो में नई क्लास के साथ। चलते हैं अब एक मुस्कान के साथ, चलते हैं एक मुस्कुराहट के साथ। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।